के साथ मैं हूं रचना। बिना वक्त गवाए शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सबसे पहले बात संसद में आज होने वाले बहस की। आज का दिन बेहद अहम है। लोकसभा में आज फूड सिक्योरिटी बिल पर चर्चा होगी। बीजेपी ने कहा है कि वो संसद में फूड सिक्योरिटी बिल का विरोध नहीं करेगी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस बिल को मानसून सत्र का सबसे अहम बिल बता चुके हैं। पिछले हफ्ते सदन में भारी हंगामे के बीच इस बिल को पेश किया गया था। राजनीतिक दलों को आरटीआई कानून के दायरे से बाहर रखने के लिए सरकार लोकसभा में एक अहम बिल लाने जा रही है। मनमोहन सरकार में मंत्री नारायणसामी सदन में आरटीआई एक्ट अमेंडमेंट बिल पेश कर सकते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग ने करीब 2 महीने पहले 6 राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने का आदेश दिया था। सेबी को और ज्यादा अधिकार देने के लिए सरकार आज संसद में एक बिल पेश करेगी। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम लोकसभा में इसका प्रस्ताव रखेंगे। इससे उन कंपनियों पर शिकंजा कसने में मदद मिलेगी जो लोगों से अलग अलग स्कीम के नाम पर पैसे की उगाही करती हैं और फरार हो जाती हैं। चुनाव घोषणा पत्र में राजनीतिक दल मुफ्त उपहार देने का ऐलान ज्यादा करने लगे हैं। इसी को लेकर चुनाव आयोग ने सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आयोग ने एक कदम उठाया। चुनाव आयोग सभी दलों से राय लेगा और इसके बाद ही दिशा निर्देश तय किए जाएंगे। नीरव राडिया फोन टैपिंग केस की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। इसके पहले मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकारी एजेंसियों को आड़े हाथों लिया था और कहा था कि ये मामला सिर्फ 2G तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे सरकार के हर महकमे में बिचौलियों की मौजूदगी का पता चलता है। आज सुप्रीम कोर्ट में अमित शाह की याचिका पर सुनवाई होनी है। अमित शाह ने कोर्ट में गुहार लगाई थी कि उनके जमानत के आदेश में बदलाव किया जाए। दरअसल अमित शाह हर 2 हफ्ते में सीबीआई दफ्तर में आने से बचना चाहते हैं। उसी के लिए उन्होंने कोर्ट में अर्जी लगाई है। पुणे के जर्मन बेकरी धमाके मामले में मृत्युदंड की सजा पा चुकी इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी हिमायत बेग की सजा को चुनौती दी गई है। आज से इसी मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और कोर्ट ये फैसला भी करेगा कि दोषी को हर सुनवाई के दौरान पेश किया जाए या फिर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी मौजूदगी रहे। हैदराबाद में चुनावी शंखनाद करते हुए गुजरात के सीएम और बीजेपी चुनाव प्रचार समिति के मुखिया नरेंद्र मोदी ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा। नवभारत युवा रैली में उन्होंने पीएम से पूछा कि पाक फायरिंग के बाद भी वो चुप क्यों हैं। पाकिस्तान एक के बाद एक जुल्म करता चला जा रहा है और 125 करोड़ का देश चुपचाप सारी चीजें झेल रहा है। मोदी ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि देश की सुरक्षा से सरकार समझौता कर रही है। चाइना तो घुसपैठिया था, उसको तो अपनी धरती पर वापस जाना जरूरी था, लेकिन दिल्ली की सरकार ने ऐसा समझौता किया कि चाइना तो अपने धरती पर वापस गया, लेकिन हिंदुस्तान की सेना को भी अपनी ही धरती पर वापस लेने का निर्णय, ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि ऐसी सरकार ने निर्णय किया। हैदराबाद की रैली में मोदी पूरे रंग में नजर आ रहे थे। नेहरू गांधी परिवार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि एक ही परिवार ने देश पर राज किया और इसे डुबा दिया। 60 साल बीत चुके मित्रों, एक ही परिवार ने दशकों तक राज किया है, लेकिन सामान्य मानव की भलाई के लिए कुछ भी करने में वे सफल नहीं हुए हैं। घोटाले और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केंद्र पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ लूटपाट मचाई और देश को लाखों करोड़ का चूना लगा दिया। हैदराबाद की रैली में अपने चिर परिचित अंदाज में मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस को सिर्फ अपनी चिंता है, उन्हें देश की कोई चिंता नहीं है। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हल्ला बोलने के साथ साथ एक नया नारा भी दिया और कहा कि बीजेपी का लक्ष्य सबका साथ सबका विकास है। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले मोदी ने एक और नारा दिया और कहा कि कांग्रेस मुक्त हो देश हमारा। मोदी के भाषण के कई रंग देखने को मिले। इन रंगों में नारों की भरमार भी रही। जाते जाते उन्होंने ओबामा के भाषण की कॉपी कर दी। ओबामा के भाषण की तरह यस वी कैन के नारे लगवाने वाले मोदी ने भीड़ से वंदे मातरम पर भी जमकर नारे लगवाए।
किश्तवाड़ में हुई घटना के बारे में बोलते हुए मोदी ने उमर अब्दुल्ला सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार का कोई मजहब नहीं होता। मोदी ने अपने भाषण के दौरान पूरे वक्त कांग्रेस के खिलाफ ही अपना बयान जारी रखा और कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से करप्शन में डूबी हुई है। मोदी ने अपने भाषण में जहां कांग्रेस की आलोचना की तो वहीं तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की तारीफ भी की और कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार को उनसे सीख लेनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में आडवाणी की शान में खूब कसीदे पढ़े, यहां तक कि आडवाणी की भ्रष्टाचार मुक्ति यात्रा को बीजेपी की तपस्या तक कह दिया। मोदी ने रमन सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम बहुत अच्छा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बेहद अच्छा काम किया है और कांग्रेस के नेताओं को उनसे सीखने की जरूरत है। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह की तारीफ करते हुए मोदी ने कहा कि शिवराज से कांग्रेस को सीखना चाहिए कि बेटियों का सम्मान कैसे होता है। मोदी के इस भाषण को सुनने के लिए वहां आने वाले लोगों से 5 रुपए वसूले गए थे। मोदी ने इस पर कहा कि 5 रुपए देकर लोगों ने उत्तराखंड के लोगों की मदद की है। मोदी ने यह भी कहा कि उनका सपना है कि आंध्र प्रदेश गुजरात से भी आगे निकले, तेलंगाना भी गुजरात से आगे निकले और सीमांध्र भी पूरी तरह से विकसित हो। हैदराबाद की रैली में नरेंद्र मोदी ने तेलुगु में बोलकर लोगों की खूब वाहवाही लूटी। नरेंद्र मोदी ने मंच पर एक महिला का आशीर्वाद भी लिया। रैली को संबोधित करने से पहले उन्होंने इस महिला के चरण छुए और फिर भाषण देने के लिए आगे बढ़े। रैली खत्म होते ही एक गाना बजाया गया जिसमें सिर्फ और सिर्फ मोदी की ही तारीफें उसमें लिखी गई थी। हैदराबाद में मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ तो खूब बोले, लेकिन मंच पर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण विराजमान दिखे। ये वही बंगारू लक्ष्मण है जो कैमरे पर घूस लेते हुए पकड़े गए थे, उन्हें सजा भी हुई थी। हैदराबाद रैली के बाद नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते दिल्ली में पार्टी प्रवक्ताओं की क्लास लेंगे। 17 अगस्त को होने वाले इस खास वर्कशॉप में राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के साथ साथ प्रदेश स्तरीय प्रवक्ता भी शामिल होंगे। मोदी इन्हें मीडिया मैनेजमेंट के मंत्र देंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नरेंद्र मोदी की तुलना सरदार वल्लभ भाई पटेल से की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि नरेंद्र मोदी के कद और उनके काम की तुलना सिर्फ सरदार पटेल से की जा सकती है। इधर शिवराज ने अपने ट्वीट पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ के करीबी ने मोदी की तुलना हाफिज सईद से की थी, जिसके विरोध में उन्होंने ट्वीट किया था। मोदी की सरदार पटेल से तुलना पर कांग्रेस बिफर पड़ी है। पार्टी प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा कि पटेल की बेइज्जती है। मोदी की सरदार पटेल से शिवराज ने तुलना तो की, जेडीयू ने इस पर तुरंत चुटकी ले ली। शिवराज से पहले उनकी सरकार में उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मोदी की तारीफ की। केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा, अगली बार मोदी आ रहे हैं। मोदी की पीएम उम्मीदवारी पर बीजेपी के महासचिव राजीव प्रताप रूढ़ी ने मुहर लगा दी है। कहा है कि 2014 में मोदी की अगुवाई में ही पार्टी चुनाव लड़ेगी। नाम का ऐलान जल्द होगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी में विलय कर लिया है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के घर पर हुई बैठक में विलय हुआ। दिल्ली में बीजेपी की रैली में राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र की कमजोरी के चलते पाकिस्तान आंखें दिखाता है। उन्होंने पाकिस्तान से हर स्तर पर बातचीत बंद करने की भी मांग की। शीला सरकार के खिलाफ बीजेपी ने रामलीला ग्राउंड से मोर्चा खोला। बीजेपी की इस रैली में बिजली की बढ़ी कीमतों को लेकर दिल्ली सरकार पर निशाना साधा गया। बीजेपी ने दावा किया कि वो सत्ता में आए तो बिजली की दरें 30% कम की जाएंगी। बीजेपी नेता और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली ने किश्तवाड़ में हुई घटना पर चिंता जताई है। अरुण जेटली ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार ने जानबूझकर उन्हें किश्तवाड़ जाने से रोका ताकि वहां की सच्चाई देश के सामने न आ सके। इससे पहले किश्तवाड़ में हिंसा प्रभावित इलाकों में जाने के लिए जम्मू पहुंचे बीजेपी नेता अरुण जेटली को एयरपोर्ट पर ही हिरासत में ले लिया गया था। उन्हें किश्तवाड़ नहीं जाने दिया गया और वापस दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया। जम्मू एयरपोर्ट पर अरुण जेटली को रोके जाने के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया। एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए और खूब नारेबाजी की। किश्तवाड़ जा रहे अरुण जेटली को जम्मू एयरपोर्ट पर हिरासत में लिए जाने पर बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है। किश्तवाड़ जा रहे अरुण जेटली को रोके जाने पर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि विपक्ष के नेताओं को इस तरह से रोकने का मतलब साफ है कि जम्मू कश्मीर सरकार किश्तवाड़ हिंसा की सच्चाई को सामने आने नहीं देना चाहती।
राजनाथ सिंह ने अरुण जेटली को हिरासत में लिए जाने का विरोध किया है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा है कि बीजेपी का दल किश्तवाड़ में शांति बहाली के लिए कोशिश करने जा रहे थे। उन्हें हिरासत में लेकर सरकार ने साबित कर लिया कि वो कुछ छुपा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने पूछा है कि आखिर जहां जहां हिंसक झड़पें होती हैं, क्या वहां बीजेपी नेता पहुंचते हैं? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि किश्तवाड़ हिंसा पर कुछ पार्टियां सियासत कर रही हैं। कांग्रेस नेता और स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने किश्तवाड़ में हुई हिंसक घटना पर दुख जताया। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि 1947 से इस इलाके में कभी भी सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ा। किश्तवाड़ की आग पूरे जम्मू में फैल रही है। रविवार को जम्मू के 3 और जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया। राज्य में से 10 में से 7 जिलों में कर्फ्यू लगा है। किश्तवाड़ में 2 गुटों में हुए हिंसक संघर्ष के बाद लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कर्फ्यू लगाया गया है। जम्मू और राजौरी जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। किश्तवाड़ में 2 गुटों में हुए हिंसक संघर्ष के बाद एहतियातन जम्मू और राजौरी में कर्फ्यू लगाया गया था। कर्फ्यू के बीच जम्मू में सेना ने फ्लैग मार्च भी किया। लोगों को घरों से न निकलने की हिदायत दी गई। साथ ही यहां केबल, मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट जैसी जरूरी सेवाएं भी ठप कर दी गई हैं। जम्मू कश्मीर में तनाव के हालात को देखते हुए जम्मू से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा फिलहाल रद्द कर दी गई है। हालांकि अमरनाथ के लिए 554 श्रद्धालुओं का जत्था बूढ़ा अमरनाथ के लिए रवाना किया गया है। अमरनाथ जाने वाले किसी जत्थे को श्रीनगर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। सीज फायर उल्लंघन की करतूत से पाकिस्तान बाज आता हुआ नहीं दिख रहा। एक दिन के अंदर 2 बार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। पाक सेना ने सीमा पार से मेंढर के बालाकोट में फायरिंग की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कांग्रेस के पास स्वाभिमान नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। शिवराज ने रक्षा मंत्री ए के एंटनी के बयान की भी निंदा की और कहा कि पाकिस्तान को जवाब मिलना चाहिए। एलओसी पर तैनात जवानों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सूत्र बताते हैं कि 5 अगस्त को पुंछ सेक्टर में 5 शहीद जवानों में से 3 को सीने में गोली लगी। ऐसा कभी हो सकता है जब बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहने गए हो या फिर जैकेट काम नहीं कर रहे हो। गणतंत्र दिवस समारोह के ठीक पहले राजघाट के चारों ओर सुरक्षाकर्मियों के दस्ते तैनात कर दिए गए। दरअसल सरकार ने 2004 से लंबित अपने उस प्रस्ताव को लागू कर दिया है, जिसके तहत दिल्ली स्थित 8 अन्य राष्ट्रीय नेताओं की समाधि को हथियारबंद सुरक्षा प्रदान की गई है। देश के 13 बड़े एयरपोर्ट आतंकियों के निशाने पर हैं। आईबी ने अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलौर समेत 13 एयरपोर्ट्स की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के प्रांतीय अधिवेशन में लखनऊ पहुंचे केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने फिर बेतुका बयान दिया। बीजेपी पर बयानों के तीर चलाते हुए उन्होंने कहा कि कई लोग तो प्रधानमंत्री बनने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन तक करने लगते हैं। फिल्म अभिनेत्री और सांसद जयप्रदा ने कहा कि सियासत में सभी को साथ लेकर चलना पड़ेगा। मोदी पर निशाना साधते हुए जयप्रदा ने यह भी कहा कि अगर मोदी टोपी पहनने से इनकार करेंगे तो मुसलमान भी तिलक लगाने से इनकार करेंगे। इसलिए सियासत में सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर जियारत के लिए पहुंचे राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने अमिताभ बच्चन पर निशाना साधा। अमर सिंह ने कहा कि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन आजकल फिरका परस्तों के साथ खड़े हैं। गुजरात बीजेपी के नए विज्ञापन जिसमें अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज दी है, इसी पर अमिताभ कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव नसीब सिंह ने कहा कि अमिताभ नाचने गाने वाले लोग हैं जो पैसों के लिए कहीं भी जा सकते हैं। देखिए, आइकॉन तो है, वो कमर्शियल आदमी है, उसको पैसा मिलता है, जहां पैसा मिलेगा आप ले जाइए। तो वो नाचने गाने वाले लोग पैसे के ऊपर काम करते हैं, कोई किसी के भावनाओं के साथ काम नहीं करते। नियंत्रण रेखा पर 5 भारतीय सैनिकों की शहादत पर दिए गए विवादित बयान पर बिहार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने माफी मांग ली है। नरेंद्र सिंह ने कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान को निर्दोष नहीं बताया था। जाने अनजाने में कुछ ऐसी बातें कह दी तो इसके लिए खेद प्रकट करता हूं। हमने ऐसा कभी न कल कहा न आज कहा, लेकिन अगर न्यूज अगर चल गया तो हम उसकी भर्त्सना भी नहीं करते हैं। नरेंद्र सिंह ने अपने बयान पर सफाई को जेडीयू अध्यक्ष के कारण बताओ नोटिस के बाद जारी किया है। जेडीयू अध्यक्ष ने नोटिस जारी कर मंत्री नरेंद्र सिंह और भीम सिंह को 1 हफ्ते में इस मामले में जवाब देने के लिए कहा। बिहार के 2 बड़बोले मंत्री भीम सिंह और नरेंद्र सिंह पर पार्टी की कार्रवाई पर लालू यादव ने चुटकी ली है। लालू ने कहा कि उनके यहां के भगोड़े नेताओं के खिलाफ जेडीयू सिर्फ दिखावे की कार्रवाई कर रही है। एक मंत्री वो भी नरेंद्र सिंह भी मेरे यहाँ से भगोड़ा, ना तो मुख्यमंत्री यहाँ जुटे और उनका कोई मंत्री और कोई आदमी नहीं आया पटना हवाई अड्डा।
सूरत में सड़क पर लोगों की उस वक्त भीड़ लग गई जब विधायक किशोर कानाड़ी खुद ट्रैफिक संचालन करने लगे। स्थानीय विधायक किशोर कानाड़ी ने जाम से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए कई बार ट्रैफिक डिपार्टमेंट से अपील की, लेकिन जब कोई हल नहीं निकला तो खुद ट्रैफिक हवलदार की तरह ही सड़क पर खड़े हो गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रविवार को नई दिल्ली में कई कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने राजपूत प्रतिनिधि सभा और अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा में भी भाग लिया, लेकिन उन्होंने कहीं भी मीडिया से कोई बातचीत नहीं। कानपुर में हास्य अभिनेता और एसपी के लोकसभा उम्मीदवार राजू श्रीवास्तव व्यापारियों के साथ प्याज बांटते हुए नजर आए। दरअसल महंगे प्याज से जनता को राहत दिलाने के लिए कारोबारियों ने यहां 35 रुपए किलो प्याज बेचने की पहल की थी। मुंबई के घाटकोपर में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने महंगाई से त्रस्त जनता के लिए सस्ते प्याज की सेल लगाई। सस्ता प्याज खरीदने के लिए यहां लोगों की लंबी लंबी लाइनें देखी गई। दुर्गा के समर्थन में फेसबुक पर कमेंट करने वाले दलित लेखक कमल भारती की गिरफ्तारी का जनवादी संस्कृति मंच ने विरोध किया है। भारती को राहत मिल गई है, लेकिन उन पर से केस हटाने के लिए आज जंतर मंतर में धरने का कार्यक्रम रखा गया है। नोएडा में बेखौफ खनन माफिया का धंधा धड़ल्ले से जारी है। अवैध खनन के खिलाफ नोएडा पुलिस के चेकिंग अभियान के दौरान 14 ट्रकों को जब्त किया गया, लेकिन इनके ड्राइवर भागने में कामयाब रहे। पिछले एक हफ्ते में 50 ट्रकों को जब्त किया गया है। हिमाचल के ऊना में खनन माफिया की गुंडागर्दी सामने आई है। यहां खनन माफिया के तरफ से कई लोगों ने खेती की जमीन पर कब्जा करके उन पर जेसीबी मशीन चला दी और लोगों की जमीन से कई ट्रक रेत भी निकाल लिया। आगरा में अमेरिका से ताजमहल देखने आई महिला पर्यटक से छेड़खानी का मामला सामने आया है। दिल्ली से गए 5 लड़के इस महिला पर्यटक और उनके साथ मौजूद छात्राओं से छेड़खानी करने लगे। बात हद से ज्यादा बढ़ गई तो इन महिला पर्यटकों ने पुलिस में शिकायत कर दी। इनकी शिकायत पर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के नरवाना से लापता 4 बच्चों में से 2 के शव मिलने से उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इन दोनों बच्चों के शव भाखड़ा नहर से मिले हैं। खास बात यह है कि गायब हुए चारों बच्चों एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, जिनमें 2 की लाश मिली है। पुलिस इस मामले पर तफ्तीश कर रही है। कानपुर में ट्रक और ऑटो की आमने सामने जबरदस्त टक्कर में ऑटो में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और हादसे में घायल हुए 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। महाराष्ट्र के नागपुर में बदमाशों ने एक रिटायर्ड प्रोफेसर की हत्या कर दी। जिस पर प्रोफेसर की हत्या की गई उस वक्त वो घर पर अकेले थे। शुरुआती जांच में पुलिस ने बताया कि हत्या लूटपाट के इरादे से की गई है। फरीदाबाद में नहर में एक शख्स की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने बताया कि दोस्तों ने पहले उसकी गोली मारकर हत्या कर दी, उसके बाद गाड़ी को भी नहर में फेंक दिया। जांच में पता चला है कि मृतक ने रात में दोस्तों के साथ शराब पी। हरियाणा के इंद्री में नाबालिग लड़की से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रेप के बाद पीड़ित लड़की और उसकी मां ने जहर खा लिया। जहर खाने से पीड़ित लड़की की मौत हो गई, जबकि मां की हालत गंभीर बनी हुई है। यूपी के कासगंज में 2 छात्रों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों छात्र किराए का कमरा लेकर पढ़ाई कर रहे थे। उन्हीं के कमरे में एक छात्र का शव फंदे से लटका हुआ था, जबकि दूसरे का शव बेड पर पड़ा था। पुलिस तफ्तीश कर रही है। बिहार के नवादा में खाना खाने को लेकर झगड़ा हुआ। 2 गुट आपस में भिड़ गए। खाना खाने को लेकर झगड़ा शुरू हुआ और फिर आगजनी और तोड़फोड़ तक बात जा पहुंची। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में टीचर की प्रताड़ना से तंग आकर 7वीं क्लास के एक छात्र की खुदकुशी का मामला सामने आया है। 14 साल के सागर के दोस्तों और परिजनों ने प्रदर्शन भी किया, हालांकि स्कूल प्रबंधन ने आरोपों से इनकार किया है। राजस्थान युवा बोर्ड की ओर से जयपुर में युवा दृष्टि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। युवाओं के व्यक्तित्व विकास के लिए आयोजित राज्य स्तरीय इस कार्यशाला में केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और युवा एवं खेल राज्य मंत्री मांगीलाल गरासिया भी मौजूद थे। उत्तराखंड में आई तबाही के बाद केदारनाथ के आसपास के इलाके से शनिवार को 21 और शव निकाले गए। इसके साथ ही महीने भर के इस अभियान के दौरान निकाले गए शवों की संख्या बढ़कर 209 हो गई है। उत्तराखंड के आपदाग्रस्त इलाकों में अभी भी तबाही के निशान साफ देखे जा सकते हैं। प्रशासन की सुस्ती की वजह से श्रीनगर के शक्ति विहार इलाके का मलबा अब तक नहीं हटाया जा सका है। लोग पुरानी रौनक लौटने का इंतजार कर रहे हैं।
उत्तराखंड में आपदा के दौरान परिवार के अहम सदस्यों को खो चुके लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट गहराने लगा है। ऐसे ही परिवारों में से एक अनीता अपने 2 बच्चों और सास के साथ दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। यूपी के मुरादाबाद में गंगा नदी में जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में पानी घुस आया। करीब आधे दर्जन गांव में लोग संपर्क पूरी तरह से शहर से टूट गया है। आलम यह है कि सड़कों के ऊपर से पानी बह रहा है। बिहार के समस्तीपुर में गंगा नदी के उफान से लोग दहशत में हैं। बाढ़ का पानी करीब 70 गांवों में घुस गया है, जिससे लोग बेहाल हैं। बाढ़ के चलते हजारों एकड़ में लगी फसलें तबाह हो गई हैं। आज सावन का तीसरा सोमवार है। देश भर में शिव मंदिरों में श्रद्धालु सुबह से ही उमड़ने लगे हैं। लोगों की बढ़ती भीड़ को देखकर ज्यादातर जगहों पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। उज्जैन में महाकाल मंदिर में नागपंचमी धूमधाम से मनाई गई। परंपरा के अनुसार भगवान नागचंद्रेश्वर के पट रात 12 बजे खोल दिए गए। महाकाल मंदिर में बने इस मंदिर के पट साल में एक बार ही खोले जाते हैं। तीर्थ नगरी हरिद्वार में रविवार को अनोखा नजारा देखने को मिला। यहां अखिल भारतीय मुल्तान युवा संगठन के लोगों ने दूध और रंगों की होली खेलकर गंगा मां से भारत और पाक के बीच में भाईचारे, अमन और शांति की दुआ मांगी। बिहार में भारतीय डाक विभाग ने रक्षाबंधन के मौके पर बहन और भाइयों को बड़ा तोहफा दिया है। विभाग ने माई स्टाम्प के नाम से एक योजना शुरू की है, जिसमें विशेष लिफाफे में डाक टिकट की जगह आप अपने भाई या बहन की फोटो लगाकर भेज सकते हैं।